वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको अपने लंगोटिया यार आदिल कैसर से मिलाएंगे, जो कि नीट 2023 में 627 अंक प्राप्त करके 15,139 रैंक प्राप्त किया है और इस बार वो गवर्नमेंट कॉलेज लेने का पूरा हकदार है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले आदिल कैसर को हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आदिल कैसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि नीट 2023 जो आप क्वालिफाई क्रैक कर चुके हैं, तो उसके बाद आपके ज़िंदगी में कितना रिलीफ है? यानी कि मतलब एक तो होता है कि नीट का एग्जाम से एक दिन पहले और फिर नीट का एग्जाम, फिर उसके बाद चेक करने के एक दिन बाद, तो कितना मतलब रिलीफ है एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम के एक दिन बाद? बहुत ज़्यादा रिलीफ है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, बहुत टेंशन में, लेकिन उसके जस्ट बाद जब पता चला कि मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स पता चला कि ठीक ठाक आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ उस टाइम। तो आदिल कैसर आप बताइए कि आपका रोल मॉडल और नीट का इंस्पिरेशन कौन है? मतलब कि आपको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कौन है आपके लिए? मेरे मामा हैं हमारी फैमिली में डॉक्टर, तो उन्हीं को देखते हुए, वही गाइड करते हुए, उन्हीं को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। और माँ बाप तो होते ही हैं सबके लिए, सबका सपना होता है हर माँ बाप का। तो आदिल कैसर आप ये बताइए कि आप हमेशा से टॉपर स्टूडेंट रहे हैं या एवरेज या घोंचू रहे हैं? लेकिन टॉपर भी नहीं रहे, घोचू भी नहीं रहे, एवरेज हैं। क्लास 12 कहाँ से पास किया और अपना नीट का जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया और बीच बीच में कहाँ कहाँ पे प्रिपरेशन किया और एंड कहाँ की जर्नी को? मेरा 12th हुआ था AMU अलीगढ़ से, और वहीं से हम पहला अटेम्प्ट दिए थे। फिर उसके बाद कोटा गए, फिर लॉकडाउन लग गया, वापस आए यहाँ कुछ दिन के लिए पटना गए, फिर पूर्णिया गए, और फिर उसके बाद कोटा गए, नहीं हुआ तो कोटा गए, फिर वापस आए तो नहीं हुआ, फिर कोटा गए, तो फाइनली कोटा आगे इस बार हो गया। तो आदिल कैसर अब आप हमको ये बताइए कि आपका नीट प्रिपरेशन के टाइम पे शुरू से आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था और आप कैसे मतलब उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किए और कैसे उसको आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लिए? मेरा स्टार्टिंग में जो हमेशा से जो है बायो ही था वीक सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट ईयर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम NCERT खूब पढ़े, और उससे जो भी मेन पॉइंट होता था उसको शॉर्ट नोट्स में उतारते थे और उसको बार बार रिविजन करते थे। जो क्वेश्चन बार गलत होता था उसको बार बार देखते थे। और केमिस्ट्री में भी सेम अप्रोच था मेरा, NCERT पढ़ते थे और शॉर्ट नोट्स बनाते थे और शॉर्ट नोट्स को पढ़ते थे। अच्छा आदिल कैसर आप बताइए कि फिजिक्स जो है सबसे हेडेक होता है नीट एस्पिरेंट्स का, और आपका फिजिक्स अच्छा था, तो आप फिजिक्स में मतलब आप फिजिक्स को किस तरह देखते हैं और फिजिक्स में क्या कैसे अप्रोच मेन अप्रोच फिजिक्स का क्या होता है, क्या करना चाहिए मेनली स्टूडेंट्स को? फिजिक्स थोड़ा होता है, ये बात तो सबको पता ही है। और मेरा मतलब जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं से हम भी स्टार्टिंग में बेस हम लोग का वहीं थोड़ा क्लियर हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन फिजिक्स के लिए यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद क्वेश्चन जितना आप अप्रोच करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतना अच्छा होता है, उतना मतलब आपका मजबूत होता जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो आदिल कैसर आप ये बताइए कि नीट के प्रिपरेशन के टाइम में आपको भी काफ़ी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होता होगा, तो आप बताइए कि कौन कौन चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन होता था और आप कैसे उन सब डिस्ट्रैक्शन को किल किए? सबसे ज़्यादा तो डिस्ट्रैक्शन आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो मोबाइल है। इसी के थ्रू सब कुछ होता है, बाकी जितना डिस्ट्रैक्शन है, तो मोबाइल एक उसको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम यूज़ करें सिर्फ काम करता। और दूसरा है जो लड़की वड़की का मामला, ये सब चीज़ जानते हैं, सब जानते हैं, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर जब एक होता है दोस्तों के साथ बैठने का, जब बैठ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब टाइम वेस्ट हो जाता है तब उन लोगों को पता लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया। दोस्त तो अपने ही होते हैं, लेकिन पता चलता है बाद में कि टाइम वेस्ट हो गया, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इस साल से पहले मेरा बहुत टाइम गया है इन चीज़ों में, क्रिकेट में, मतलब बर्बाद रहे हैं इन चीज़ में। ये बताइए कि आपका नीट प्रिपरेशन के टाइम में टाइम टेबल कैसा था? मतलब पूरा दिन का टाइम टेबल, पढ़ाई लिखाई, सोना, खाना पीना, इन सब का टाइम टेबल, और फिर आप कितने घंटा दिन में पढ़ाई कर लेते थे? देखिए, टाइम टेबल मेरा तो कुछ फिक्स नहीं था और फ्लेक्सिबल ही था, और बट रात को सोने का जो टाइम था मेरा फिक्स था। 11 से 12 बजे तक हम सो जाते थे और 8 साढ़े 8 बजे तक जग जाते थे। फिर बाकी जो टाइम बचता था खाना पीना छोड़ के और कोचिंग छोड़ के पढ़ाई होती थी। ये बताइए कि टेस्ट आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रहा, क्या अप्रोच रहा आपका टेस्ट का, और टेस्ट का एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है? स्टार्टिंग में तो हम क्लासरूम वाला ही देते थे, जो 21 दिन पे होता था एलन में। उसके बाद हम जो 2-3 महीना पहले एलन का ही टेस्ट रिजॉइन किए थे, और शेड्यूल अलग अलग था दोनों का, तो मेरे पास बहुत सारा टेस्ट हो जाता था। लेकिन टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आप पूछे, कि टेस्ट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम लोग को एक तो 200 क्वेश्चन का अलग अलग मतलब वैरायटी का पता चलता है, और ये एक तरह से याद भी हो जाता है, माइंड में रहता है। जब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट देते हैं, अगर सेम क्वेश्चन रहता है, कभी कभी आ जाता है, तो ये रिपीट हो जाता है। जैसे अगर आप लास्ट के टेस्ट देखेंगे, तो जो मेजर टेस्ट होते हैं उनसे ही बहुत सारे बायो के क्वेश्चन नीट में आ जाता है। ये देखा गया, इस बार भी मेरे साथ हुआ है।
आदिल कैसर, आप ये बताइए कि शॉर्ट नोट का एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है और शॉर्ट नोट में कौन कौन से पॉइंट को लिखना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है? शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, और ये बहुत काम आता है आपके लास्ट मंथ में। और इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखें जो आपको याद नहीं रहता है, जो भूल जाते हैं बार बार ऐसे, और इजी लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और जो आप ऐसा होता है ना, कुछ कुछ पॉइंट जो आप कवर में भी जाकर नहीं भूल सकते हैं, उसको नहीं लिखना है, उसको तो आप याद रख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। तो आप ये बताइए कि कुछ स्पेशल टिप्स जो आप हमारे व्यूअर अगर नीट एस्पिरेंट हैं तो उनको कुछ स्पेशल पॉइंट्स, छोटा छोटा टिप्स जो देना चाहेंगे आप दे सकते ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, स्पेशल टिप्स यही है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, और सेल्फ एनालिसिस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ एनालिसिस इन दोनों से ही आता है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और लास्ट में कहेंगे कि पेशेंस होना चाहिए। हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे आदिल कैसर कि आपका जो नीट का चौथा अटेम्प्ट हुआ 570 इसमें आप लाए, तो उसके बाद आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा कि उसके बाद भी एक ड्रॉप लेने का आपको मौका मिला और आप फिर मतलब क्रैक कर ली, तो कितना रोल रहा आपके गार्जियंस का? इसमें मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, और वो अगर एक और चांस नहीं देते तो हम नहीं निकाल पाते। तो इसलिए हम अपने माँ बाप को मतलब थैंक यू बोलना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से निकाल पाए, फिर से मौका मिला। तो मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको आदिल, हमारे YouTube चैनल के स्टूडियो पे आने के लिए। फिर से हम आपको एक बार और मुबारकबाद देना चाहेंगे नीट के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस दावत के लिए, इंटरव्यू वाले दावत के लिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।